हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आता है, क्या खाया जाता है? चावल। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ये डिस्कस कर लीजिएगा कि भाई सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल कौन सी है भारत के अंदर? सबसे ज्यादा उगाए और खाए जाने वाली फसल, तो उगाई भी ये जाती है और खाई भी ये जाती है। खाए जाने वाली बच्चों फसल कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी। और आपसे कोई पूछ ले कि चावल का दूसरा नाम, यानी कि चावल को हम पहले किस नाम से जाना करते थे, तो बेटा चावल का जो प्राचीन नाम था वो व्रेही था। क्या था? व्रेही। तो चावल का प्राचीन नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या रहा है? व्रेही रहा है। अब चावल किस प्रकार की फसल है? मैंने आप लोगों को बताया था ये खरीफ की फसल है। और साथ ही साथ बच्चों इसको खाया जाता है, तो खाए जाने वाली फसलों को हम फूड क्रॉप बोलेंगे। कौन सी क्रॉप बोलेंगे? फूड क्रॉप। ठीक है। यानी कि चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन खाने के लिए किया जाता है। आदमी की बच्चों सबसे पहले जरूरत है खाना, और उस खाने में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल, और दूसरे नंबर पे गेहूं। बच्चों आपसे पूछ ले कि चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ राइस, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य होगा बच्चों वो कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल होगा। और पश्चिम बंगाल को हम क्या बोल देते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। राइस बाउल ऑफ इंडिया भी इसे हम बोल देते हैं। ठीक है। चावल का कटोरा, दान का कटोरा भी बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फसल है बच्चों गेहूं। चावल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है गेहूं। और गेहूं का जो प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले क्या रहा, तो गेहूं का प्राचीन नाम रहा है गोधूम। क्या रहा है? गोधूम। और बेटा गेहूं भी कैसी फसल होगी? खाए जाने वाली फसल है, तो इसको भी हम फूड क्रॉप बोल देंगे। रबी की फसल है, ये हम रबी खरीफ की फसलों के टाइप में पढ़ चुके हैं कि चावल जो है, मक्का जो है, गन्ना जो है, ये खरीफ की क्रॉप। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये रबी की क्रॉप। और बच्चों हम बात करें गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। सर जी क्लास बार बार बैक हो रही है, कोई क्लास में इशू आ रहा है बच्चों? एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा, क्लास में कोई इशू आ रहा है क्या? बेटा छत्तीसगढ़ को देखिएगा, जब भी चावल का कटोरा पूछा जाता है ना, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों को रहती है। बच्चों चावल का कटोरा वैसे छत्तीसगढ़ को भी बोलते थे, लेकिन अब जो है ना सबसे ज्यादा जो चावल होता है वो पश्चिम बंगाल में, तो अब चावल का कटोरा हम पश्चिम बंगाल को बोलेंगे। और चावल का जो कटोरा कहा जाता है दक्षिण भारत के अंदर, वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी डेल्टा, जो कृष्णा नदी डेल्टा मैंने पढ़ाया, गोदावरी नदी डेल्टा मैंने आपको पढ़ाया, तो उन दोनों डेल्टाई क्षेत्र के बीच का जो भाग होगा वहां पर भी चावल बड़े स्तर पे उगाया जाता है। तो इसलिए कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो डेल्टाई भाग होगा उसको भी राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, चावल का कटोरा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे, बेटा कमेंट्स तो ओपन ही है, तभी तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूं यार। बच्चों हम बात करें उत्तर प्रदेश की यहां, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। लेकिन यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर, यहीं पर हम एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है,
प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर जो होता है ये जमीन मापने की इकाई होती है और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो यदि आपसे 2.5 एकड़ के हिसाब से पूछ ले तो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में होगा बच्चों। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा, तो आपसे ये कोई पूछ ले कि भाई प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बेटा, तब आपको बोलना है पंजाब। और ओवरऑल हम बात करें तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है मक्का। मक्का आपकी खरीफ की फसल है, मक्का आपकी खरीफ की फसल है बच्चों। ठीक है, और मक्के का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा बेटा वो कौन सा होगा, कर्नाटक होगा। कौन सा होगा, कर्नाटक होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जवार की। जवार जो है बच्चों ये मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मोटा अनाज का मतलब क्या है कि भाई जहां पर आपको मोटे मोटे दाने के रूप में वो फसल प्राप्त हो, जैसे सरसों है, बाजरा है, जवार है। ठीक है, ये मोटे अनाज की कैटेगरी में ही आपका आएगा। और बच्चों जवार के उत्पादन में सबसे अग्रणीय जो स्टेट होगा वो आपका महाराष्ट्र होगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा जो राजस्थान बच्चों सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन करता है, ये भी आपका मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। तो बाजरा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पूरे भारत में होता है। गन्ने की बात करें तो गन्ने के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश। और गन्ना कैसी फसल होगी, गन्ना कैश क्रॉप होगी। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिनको व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाए। यानी कि बच्चों गन्ने, गन्ने का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, चीनी वगैरह बनाने में। जब चीनी वगैरह बनाने में करते हैं तो फिर गन्ने को हम कहाँ लेके जाएंगे, मिल में लेके जाएंगे। तो गन्ने का क्या हो रहा है यहाँ, व्यापार। तो जिन फसलों को व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है उन्हीं को हम कैश क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं। या इस तरीके से भी बच्चों हम बोल सकते हैं कि हम उसको बेच के आएंगे तो अपने को नकद क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो बच्चों व्यापारिक फसलें आपकी कैश क्रॉप होती हैं। और गन्ने के लिए जाना जाता है आपका कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात करें कपास की, कॉटन की, तो बच्चों कॉटन जो है ये भी आपकी कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, नकदी फसल है, ये भी आपकी कैश क्रॉप है। और बच्चों सबसे ज्यादा जो आपकी कॉटन कपास होती है वो कहां पर, गुजरात के अंदर। कहां पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जूट की। बच्चों जूट कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। जूट मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि कैसी फसल है बेटा, खरीफ की फसल है। और जूट एक रेशेदार फसल होती है जिससे हमें रेशा मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है हमेशा से ही वो पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों जूट का व्यापार होता है, जूट की खेती होती है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर ही होती है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलहन। बच्चों ऐसी फसलें जिससे अपने को क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, ऑयल सीड हम बोल देते हैं इनको। ठीक है, जिससे हमें तेल की प्राप्ति होगी। और बच्चों तेल की प्राप्ति होगी तो ये भी कैसी फसलें होंगी, आपकी कैश क्रॉप होंगी। और तिलहन फसलों में बच्चों सबसे अग्रणीय जो राज्य होगा वो कौन होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ही बच्चों तेल प्रदान करने वाली फसलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगला है बच्चों सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है बच्चों सोयाबीन के अंदर। और सोयाबीन किस प्रकार की फसल है, ये आपकी एक ऑयल सीड है, यानी कि तेल प्रदान करने वाली फसल है। बेटा हम बात करें तो इसका उत्पादन पहले मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ करता था। और मध्य प्रदेश में ज्यादा उत्पादन के चलते इसको हम सोया प्रदेश भी बोला करते थे। कौन सा प्रदेश, सोया प्रदेश। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है उस नई रिपोर्ट के आधार पे बच्चों मध्य प्रदेश को पछाड़ते हुए महाराष्ट्र जो है वो सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 आ चुका है। तो नई रिपोर्ट के आधार पे हम बात करें, नई रिपोर्ट के आधार पे हम बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में अब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्थान पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड की, सरसों की, या बच्चों राई की। राई क्या होती है, आप लोगों ने अचार खाया होगा, और अचार खाया है तो अचार में जो सरसों के जैसे दाने होते हैं ना बच्चों, उसको हम राई बोलते हैं। तो सरसों और राई ये भी आपकी तेल प्रदान करने वाली फसलें हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य होगा वो आपका राजस्थान होगा। उसके बाद हम ग्राउंड नट की बात करेंगे, मूंगफली की बात करेंगे। मूंगफली एक खरीफ की फसल है बच्चों, यानी कि मूंगफली एक खरीफ की फसल है।
तेल प्रदान करने वाली कौन सी फसलें होंगी? बच्चों आप किसी भी जनरल स्टोर के ऊपर जाके जब तेल की बोतल देखते हो तो बच्चों वो जिस भी चीज की होगी, मान के चलिएगा सरसों का तेल है तो सरसों क्या है आपकी तेल प्रदान करने वाली फसलें हैं। सोयाबीन का तेल है तो बच्चों सोयाबीन भी तेल प्रदान करने वाली फसल है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, नारियल है, नारियल भी मेरे दोस्त, नारियल का भी तो तेल पड़ते हैं हम, ठीक है। नारियल का तेल भी तो हम लगाते हैं सिर के अंदर, तो बच्चों नारियल भी आपकी क्या हो जाएगी, तेल प्रदान करने वाली फसल हो जाएगी। और मूंगफली के अंदर बच्चों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात, ठीक है ना। समझ में आई बात? उसके बाद बेटा हम बात करेंगे चना। दालों का राजा है चना, ठीक है, दालों का राजा है चना। समझ में आई बात? तो दालों का राजा चना। बच्चों चना कैसी फसल होगी? दाल, यानी कि दलहन फसलें बोल देंगे। और चना के उत्पादन में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश। उसके बाद है बच्चों अरहर की दाल। अरहर की दाल, ठीक है, महंगी दाल होती है बच्चों, अरहर की दाल। और अरहर की जो दाल है इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाती है मसूर की दाल। मसूर की दाल कौन सी होती है? लड़कियां बताएंगी, ये लड़कियां रसोई के अंदर दाल बनाती होंगे, लड़कों को नहीं पता होगा बेचारों को, ठीक है। इनको शादी के बाद पता चलता है दालों का कि ये मसूर की दाल है, ये अरहर की दाल है, क्योंकि शादी के बाद बच्चों बेलन के डरके चलते इनको याद रखनी पड़ती है अरहर की दाल, मसूर की दाल। लड़कियों को सारी दालों का पता होगा, लड़कों को नहीं पता होगा जो कवारे हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तुम सारे के सारे ही कवारे होंगे जितने भी लड़के हैं, क्योंकि आपकी एज लिमिट होती है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो है ना। अभी तक किसकी शादी हुई होगी? नहीं हुई होगी तुम्हारी, इसलिए बेटा तुम्हें नहीं पता है कि दाल कौन सी होती है। तुम भी बेलन के नीचे आओगे तब पता चलेगा। तो मसूर की एक दाल होती है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा बेटा? मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। मटर, हम बात करेंगे मटर। मटर भी छीलने पड़ेंगे शादी के बाद। तो बच्चों मटर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद आ जाओ बच्चों फल। आपसे कोई पूछ ले कि भाई फल सबसे ज्यादा, अब फल किस प्रकार की फसल हो जाएगी? बागवानी, क्योंकि फलों के हम क्या लगाते हैं? बाग लगाते हैं। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा फलों का उत्पादक राज्य है। तो यदि आप लोग उत्तर प्रदेश पढ़ते हो तो अब मेरे बच्चों आप आंध्र प्रदेश पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो भारत के अंदर फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश बन चुका है, ठीक है। बच्चों बात करें वेजिटेबल की, सब्जियों की, सब्जियों के भी आप बाग लगाते हो, ये भी हॉर्टिकल्चर में आएगी। बच्चों सब्जियों के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, ठीक है। बच्चों अब हम बात करते हैं जो रिश्तेदारी में लेके जाते हैं। रिश्तेदारी में क्या लेके जाया जाता है? केला मेरे बच्चों, ठीक है। और केला क्या है? फल है आपका। और केले का उत्पादन होता है समुद्र तटीय इलाकों में, और समुद्र तटीय इलाकों में होता है केला। तो बच्चों आंध्र प्रदेश भी आपका समुद्र तटीय क्या है? राज्य है। तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त आलू, तुम भी खा खा के आलू आलू के जैसे हो रखे होगे। आलू बच्चों क्या है? वेजिटेबल है। और आलू का उत्पादन, आलू किस में आता है? सब्जी में। और सब्जी हमने पढ़ी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो आलू का उत्पादन भी सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों? उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद आ जाओ बच्चों प्याज। प्याज, प्याज में किस में आता है? सब्जी में आता है प्याज। और प्याज का उत्पादन बच्चों याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और महाराष्ट्र का कौन सा इलाका प्याज के लिए जाना जाता है? नासिक। नासिक जो महाराष्ट्र है बच्चों, वो पूरा का पूरा नासिक प्याज की खेती के लिए ही तो फेमस है। और नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है वो कौन से राज्य का हिस्सा होगा? महाराष्ट्र का। उसके बाद बच्चों जो सुबह उठते तुम चाय के कप पीते हो, तो ये जो चाय है ये कैसी फसल है? बेटा ये चाय आपकी कैश क्रॉप है, यानी कि नकदी फसल है, ये भी व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। और बच्चों चाय के लिए हमेशा से फेमस रहा है कौन सा स्टेट? आसाम स्टेट। कौन सा स्टेट बेटा? आसाम स्टेट चाय के लिए फेमस रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉफी की। कॉफी, बच्चों नौकरी लगने के बाद तुम कॉफी पिलाओगे, मेरे को पिलाओगे पक्का?
कौन कौन बच्चा वादा करता है कि सर पक्का कॉफी पिलाएंगे? ठीक है बेटा, ये कॉफी भी क्या है, आपकी कैश क्रॉप है। और कॉफी के लिए हमेशा से फेमस रहा है कर्नाटक। और मैंने आप लोगों को पहाड़ी भी बताई थी कर्नाटक के अंदर, उस पहाड़ी का नाम था बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है कर्नाटक के अंदर बेटा, वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा थी, ये कॉफी के लिए ही तो फेमस है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पड़ी थी? कर्नाटक के अंदर। तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद गेंदा, ससुराल गेंदा फूल, आपने गाना सुना होगा ना, बिल्कुल गेंदे का एक फूल है। या गेंदा को छोड़ के बच्चों डायरेक्ट आपसे पूछ ले फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के लिए कौन सा बच्चों फेमस है स्टेट? तो आप बोलेंगे फ्लोरिकल्चर के लिए एक तो तमिलनाडु और एक कर्नाटक। तो बेटा कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये फूलों की खेती के लिए भारत में जाने जाते हैं। ठीक है, और गेंदा हो या फूल हो बच्चों, ये भी हॉर्टिकल्चर में आता है। फूलों के भी आप क्या पढ़ोगे? सुनोगे, बाग पढ़ोगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा, बिल्कुल सर, हम तैयार हैं आप लोग को कॉफी पिलाने के लिए। हाँ तो बिल्कुल, कोल्ड पियोगे या हॉट पियोगे? बेटा गर्मियों में यदि तुम पिलाओगे तो हम कोल्ड पी लेंगे, और सर्दियों में पिलाओगे तो हॉट पी लेंगे। ठीक है, और बीच का मौसम होगा तो दोनों को मिला के पी लेंगे। बेटा अब हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है, एग्रीकल्चरल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि जो शोध संस्थान है, शोध का मतलब जहां पर रिसर्च की जाती हो। ठीक है, तो खेती बाड़ी के क्षेत्र में मेरे बच्चों जो अलग अलग खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है, वो अपने भारत के अंदर बहुत सारे सेंटर हैं। और ये सारे के सारे सेंटर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किससे मान्यता प्राप्त है मेरे दोस्त? आईसीएआर से। आईसीएआर क्या है? आईसीएआर की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। आईसीएआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद। ठीक है बेटा, हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और आपसे ये पूछ ले कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1905, पूसा नामक जगह के ऊपर। पूसा नामक स्थान के ऊपर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरे को बता देंगे। बेटा मैं आपसे पूछूं, स्वतंत्र भारत में पहले एग्रीकल्चरल मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम कृषि मंत्री कौन? बच्चा मेरे को सबसे पहले आंसर देगा। स्वतंत्र भारत के अंदर पहले कृषि मंत्री मेरे दोस्त कौन थे? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल पक्का लगोगे मेरे दोस्त, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो नौकरी के लिए ही कर रहे हो, और पक्का तुम खाकी वर्दी पहनोगे। ठीक है, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत आप लोगों ने कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के तरीके से सारी की सारी क्लास आप अटेंड करते हो। एक बार फटाफट बताइएगा भाई। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों देश के पहले कृषि मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र भारत में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल भाई मैं इंग्लिश में भी आपको साथ के साथ बता के चलूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश वाले जितने भी हैं मेरे बच्चे, अब देखिएगा इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल, केंद्रीय को बोलेंगे सेंट्रल। जहां पर भी केंद्रीय वर्ड है सारे के सारे बच्चे याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, सेंट्रल। ठीक है बेटा, जहां पर भी अनुसंधान शब्द है इसका मतलब होगा रिसर्च, रिसर्च। और जहां पर भी संस्थान है वो होगा इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चों, द्वीप को क्या बोलते हो तुम? आइलैंड। तो सेंट्रल आइलैंड
और कृषि को बोलेंगे एग्रीकल्चरल। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब क्या होगा कि भारत के अंदर जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों पे जो भी खेती की जाती है, तो द्वीपों के ऊपर की जाने वाली खेती को लेकर रिसर्च करने के लिए बच्चों जो हमने एक इंस्टीट्यूट बना रखा है वो कहाँ पर है? श्री विजयपुरम के अंदर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, अंडमान निकोबार की राजधानी है बच्चों, अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार के अंदर केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान भारत का है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सेकंड जो है बच्चों शुष्क क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे एरिड जोन। क्या बोलेंगे? एरिड जोन, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बच्चों शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। तो सीधी सी बात है कि भाई जो शुष्क क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, थार का मरुस्थल है, वहां पर जो भी खेती बाड़ी की जाती होगी उस क्षेत्र के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट हमने कहां पर? जोधपुर। बेटा जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो थार के मरुस्थल में बसाया गया था। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान का एक ऐसा खूबसूरत शहर बताओ जो थार के मरुस्थल के बीच बसाया गया, तो बेटा वो बसाया गया खूबसूरत शहर जोधपुर होगा। कौन सा होगा? जोधपुर होगा, ठीक है ना। बेटा आईसीएआर 1929 में तो बाद में आया है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1905 में आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले 1905 में आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है बच्चों पक्षी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? इज्जत नगर के अंदर। और बेटा इज्जत नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतस्थलीय। अंतस्थलीय का मतलब होता है इनलैंड, ठीक है। मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय अंतस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बेटा कहाँ है? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद बच्चों खारे पानी के अंदर जो हम जीव पालते हैं उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। तो इतना सा पहचान रखना है कि खारा जल किसका होगा? समुद्र का, ठीक है। और मेरे दोस्त चेन्नई, चेन्नई जहां पर भारत का समुद्र तल भी निर्धारित किया गया है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि जो सी लेवल है भारत का समुद्र तल है वो कहां पर? बच्चों आप बोलेंगे चेन्नई के अंदर। तो जहां समुद्र तल है वहीं पर बच्चों समुद्र के अंदर जो खारा पानी है उसके अंदर जो जीव पाले जाते हैं उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है बच्चों। इसको बोलते हैं CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, ठीक है। CIRB बोलते हैं इसको। और 1985 1985 के अंदर इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? हिसार के अंदर। भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो बोलते हैं, ठीक है। बच्चों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले तो ये है मखदूम के अंदर। और मखदूम कहाँ है? यूपी के अंदर, ठीक है। तो बकरी को बोलते हैं इंग्लिश में गोट। क्या बोलते हैं? गोट। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मखदूम, उत्तर प्रदेश। बच्चों उसके बाद इसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अभियांत्रिकी को इंग्लिश के अंदर इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये कहाँ पर है? ये गुरुजी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट की, शुष्क बागवानी संस्थान की। तो शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? शुष्क क्षेत्र आते ही, एरिड जोन आते ही राजस्थान चलना है। और मेरे दोस्त राजस्थान के बीकानेर में एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट आप लोगों को सेंटर का नजर आएगा, ठीक है। बेटा गूगल आपको क्या दिखा रहा है? 1929। तुम मानोगे नहीं, मतलब है, मतलब गूगल के ऊपर जिंदा हो तुम लोग कि गूगल जो बताएगा वही मानेंगे हम। हाँ बेटा मैंने भी गूगल ही निकाला है तुम्हारे सामने ही। अब तुम्हें कैमरे में कैसे दिखाऊं मैं यार? दिख जाएगा क्या तुम्हें? दिख जाएगा। हाँ, इसको पहले IARI बोला जाता था। क्या बोला जाता था? IARI।
इंडियन एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। तो 1905 में ये IARI से स्थापित हुआ था, बाद में इसका नाम ICAR कर दिया गया था। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो आप लोग क्या डालोगे? आप लोगों को क्या डालना है गूगल के ऊपर पड़ताल करने के लिए? आपको डालना है ICAR 1905 पूसा। एक बार गूगल के ऊपर ये डाल के देखो, फिर आएगा निकल के। बहुत बढ़िया भाई अमित। है ना? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, 1929 ICAR, और इसकी स्थापना सबसे पहले IARI के नाम से 1905, पूसा नामक स्थान बिहार के अंदर। ठीक है ना? तो कोई भी चीज स्थापित तो एक बार होगी ना बेटा, उसके बाद उसकी जगह बदली जा सकती है, उसका नाम बदला जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बच्चों एक तो ये नागपुर के अंदर है, और नागपुर के साथ साथ है ये सिरसा हरियाणा के अंदर भी है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बच्चों, वो सिरसा हरियाणा के अंदर भी है और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो दो हमारे कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कोच्चि के अंदर है। कहाँ है? कोच्चि, केरल के अंदर। बच्चों हम बात करें तो एक तो खारा जल जीव पालन था, वो हमारा चेन्नई के अंदर था। ये है बच्चों ताजा जल, फ्रेश वाटर। ठीक है। तो ताजा जल जीव पालन संस्थान कहाँ होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। बेटा हम बात करें केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, अब ये वाला 10 नंबर और 13 नंबर दोनों में अंतर है। ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है प्रौद्योगिकी। तो केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान है, आपको ध्यान रखना है, मुंबई। और मुंबई को ही हम सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सूती वस्त्रों की राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ, मेरे बच्चों मुंबई होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उपोषण बागवानी संस्थान। उपोषण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल। उपोषण का मतलब क्या होता है? सब ट्रॉपिकल। उप का मतलब कम होता है, उष्ण का मतलब गर्मी होता है, यानी कि जहां गर्मी कम है उन क्षेत्रों में जो बागवानी हॉर्टिकल्चर किया जाता है बच्चों, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। जो ठंडे स्थान है उनको हम बोलेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेम्परेट। तो शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ होगा बेटा? श्रीनगर के अंदर होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, जहां ठंड ज्यादा होगी वहीं पर शीतोष्ण आपका बागवानी संस्थान होगा। और ठंड है जम्मू कश्मीर और उसकी राजधानी श्रीनगर। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी। अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग होगा, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है। तो बच्चों फसलों की कटाई के लिए जो भी औजार यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? पंजाब के लुधियाना में है। कहाँ है? पंजाब के लुधियाना में है। ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान। ये केरल के कासरगोड के अंदर है। केरल के कासरगोड के अंदर है। ठीक है। चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आलू पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आलू अनुसंधान केंद्र बच्चों कहाँ होगा? शिमला के अंदर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं। अगला है बच्चों केंद्रीय जूट एवं रेशे अनुसंधान संस्थान। जूट जो आपकी रेशे वाली फसल है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा उगाई जाती है, खरीफ की फसल है, तो बच्चों बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर ही जूट और रेशा अनुसंधान संस्थान होगा।
उसके बाद बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इसके आगे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बच्चों चावल का जो अनुसंधान संस्थान है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कटक उड़ीसा के अंदर इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो चावल का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? कटक के अंदर। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे बेड और ऊन। तो ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? बेड से ही प्राप्त होती है। तो बेड को लेकर बच्चों अनुसंधान संस्थान, बकरी को लेकर हमने पढ़ लिया था मखदूम नाम की जगह उत्तर प्रदेश में। बेड के लिए बच्चों जो आपका अनुसंधान संस्थान है वो है अविका नगर के अंदर, और अविका नगर कहाँ है? राजस्थान का शहर है। ठीक है बच्चों, हम बात करें मृदा और जल, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे बोलेंगे। बेटा ये आपका उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून के अंदर है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। ये हरियाणा के करनाल के अंदर है बच्चों। कहाँ है? हरियाणा के करनाल के अंदर। जो बच्चा तंबाकू पीता है, पीना नहीं है तंबाकू, ठीक है बच्चों, तंबाकू के अंदर नशीला पदार्थ निकोटीन होता है, तो तंबाकू के ऊपर भी रिसर्च की जाती है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के अंदर है। ठीक है ना, ये आपको सारा का सारा सेम टू सेम मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, नोट करने की बेटा जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये सारा का सारा ऐसे का ऐसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान, ये बेटा केरल के त्रिवंतपुरम के अंदर है, त्रिवेंद्रम के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वीय क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर। तो बच्चों जो पूर्वीय क्षेत्र है भारत का, वहां पर जो खेतीबाड़ी की जाती है उसको लेकर जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है वो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। ठीक है, पूर्वीय क्षेत्र, ना कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र। तो ये तो है पूर्वीय क्षेत्र। इसके अलावा बच्चों हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वहां पर जो पहाड़ी एरिया है वहां पर जो खेतीबाड़ी की जाती है, उन इलाकों के अंदर बच्चों खेतीबाड़ी के ऊपर रिसर्च करने का एक सेंटर मेघालय के बारा पानी नामक स्थान के ऊपर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जो समुद्र तटीय इलाके हैं हमारे, वहां पर जो खेतीबाड़ी की जाती है उनको हम तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान बोलेंगे। बेटा वो कहां पर स्थापित किया गया है? गोवा के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान बच्चों राजधानी नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारागाह का मतलब होता है जो चरने का क्षेत्र होता है। ठीक है, जो आवारा पशु मेरे दोस्त खुले में चरते हैं जाके, उसको बोलते हैं चारागाह। और चारा आप सभी जानते हैं जो पशुओं की खुराक होती है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो सेंटर बना रखा है बच्चों वो झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बेटा कहाँ है? रांची झारखंड के अंदर होगा। ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर। ठीक है, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? बेंगलोर के अंदर होगा। 35 नंबर याद रखने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को कट कीजिएगा। 36 नंबर पे बच्चों भारतीय दलहन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि भाई दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दालों को लेकर जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, तो बिल्कुल ICAR के अनुसार जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपके पेपर में पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी मैं आप लोगों को सिलेक्ट करवा रहा हूं कि कौन से याद रखने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, डबल स्टार लगा रहा हूं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल के अंदर।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल के अंदर है। बच्चों हम बात करेंगे मसाला। तो मसालों का राजा कौन है? गुरुजी केरल। केरल राज्य को हम बोलते हैं मसालों का राज्य। बच्चों मसालों का राजा और मसालों का राज्य केरल है, तो इसके ऊपर रिसर्च कहाँ की जाती है? केरल के अंदर ही। उसके बाद हम बात करेंगे कि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन बच्चों गन्ने का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? लखनऊ के अंदर। गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। लेकिन आपसे कोई पूछे शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर यानी कि गन्ना प्रजनन केंद्र, तो आप लोगों को बोलना है कि गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो कोयम्बटूर के अंदर है। गन्ना अनुसंधान संस्थान है बेटा लखनऊ के अंदर, और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ बोलोगे? कोयम्बटूर के अंदर। और कोयम्बटूर नाम की जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। हम बात करेंगे सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर है, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकेडमी। तो कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकेडमी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ठीक है। 42 नंबर मेरे दोस्त करने की जरूरत है नहीं। 43 नंबर भी करने की जरूरत है नहीं। 44 नंबर भी बच्चों छोड़ देना। 45 नंबर भी छोड़ देना, ठीक है। 46 नंबर भी करने की जरूरत नहीं है। 47 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गन्ना प्रजनन बच्चों संस्थान कहाँ होगा? कोयम्बटूर के अंदर, अभी हमने पढ़ा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पर्वतीय क्षेत्रों में मेरे दोस्त विवेकानंद नाम से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई, इसीलिए तो देखिएगा ये ऐसे ही लिखने थे, तो इसलिए मैं इसको पीपीटी की फॉर्मेट में ले आया, वरना अपना समय बहुत ज्यादा लग जाता बच्चों। 3 दिन में ये निपटते इतने, ठीक है। और 3 दिन में हम सारा दिन लिखते लिखते रहते फिर। 49 जो है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 50 भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइएगा 51। बच्चों केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के अंदर है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की। तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। 53 को भी बच्चों छोड़ दीजिएगा। बात करेंगे 54 की। 54 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान बच्चों ये हरियाणा के करनाल के अंदर है। गेहूं और जौ के ऊपर रिसर्च करने के लिए मेरे दोस्त हरियाणा के करनाल में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया गया था। हम बात करते हैं भारतीय तिलहन। बेटा एक तो तिलहन है, एक दलहन है। दलहन है कानपुर के अंदर, दालों से रिलेटेड है कानपुर के अंदर। और तेल प्रदान करने वाली जो फसलें हैं उनको लेकर जो रिसर्च की जाती है वो हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान बेटा, वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? इंडियन वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होगा भुवनेश्वर के अंदर। और भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान, इसको छोड़ दीजिएगा बेटा, ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज होगे। तुमने जो कटक वाला है बस उतना ही ध्यान रखना है। आगे है नींबू, नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, यानी कि खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, किन्नू है। बच्चों संतरा सिटी, ऑरेंज सिटी किसे बोलते हैं? नागपुर को। ऑरेंज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नागपुर में।
ठीक है, समझ में आई बात। और उसके बाद याद रखना है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, इसको बोलेंगे इंडियन सीड साइंस इंस्टीट्यूट। तो इंडियन सीड साइंस इंस्टीट्यूट होगा बच्चों मऊ के अंदर, और मऊ कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। और एक आ जाता है 60 नंबर पे, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान, नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं। और नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा कहाँ होगा, हैदराबाद के अंदर होगा। ठीक है, तो ये 60 में से मैंने 5-7 आपको कट करवा दिए हैं, बाकी सारे के सारे आप लोगों को बच्चों 3 से 4 बार पढ़ने हैं, रट्टे नहीं मारने। ठीक है, आपको कैसे याद करना है मैं बताता हूं। सिर्फ आपको ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको छोड़ के याद रखना है, मास हैदराबाद, खट्टे फल नागपुर, नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी, ऑरेंज जो है बच्चों वो नींबू का ही तो बड़ा रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करना है आप लोगों को। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन बच्चों भुवनेश्वर। ठीक है, तिलहन हैदराबाद, दलहन कानपुर, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, समझ में आई बात। हाँ, तो आपको बार बार ये नहीं बोलना अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान, नहीं, इससे बच्चों दिमाग ज्यादा थकेगा। बस आपको पहचान बनानी है कि मास हैदराबाद, बीज विज्ञान बच्चों मऊ, नींबू वर्गीय नागपुर, न से नींबू न से नागपुर। नागपुर के अंदर हमने एक क्या पढ़ा था, कपास पढ़ा था, कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के अंदर। ठीक है, तिलहन बच्चों हैदराबाद के अंदर, दलहन बच्चों कानपुर के अंदर, इस तरीके से। एक बार फटाफट बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हुई बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा, अब मैं आप लोगों को सिर्फ 3-4 बातें और बता रहा हूं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बच्चों आपसे पूछ लेगा कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलेंगे इटली की राजधानी रोम के अंदर है। इटली आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है बच्चों, इसकी राजधानी रोम है। ठीक है, और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO की जो स्थापना हुई थी वो 1945 1945 में बच्चों हुई थी। ठीक है, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मक्का और गेहूं सुधार के अंदर, मक्का और गेहूं। तो बच्चों गेहूं को लेकर सबसे पहले जो हरित क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी, USA के मैक्सिको में। तो USA के मैक्सिको में ही बच्चों गेहूं सुधार केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया गया है। और इस गेहूं और मक्का सुधार केंद्र की स्थापना मैक्सिको के अंदर 1943 1943 के अंदर की गई थी। ठीक है बच्चों, मैं बात करूं जो ये आलू हम खाते हैं, भारत के अंदर आलू का अनुसंधान केंद्र हमने शिमला में पढ़ा। मैं आपसे पूछूं कि ये आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो बच्चों पहले सबसे पहले इस धरती के ऊपर आलू उगाया था चिल्ली और पेरू नाम के देश में। तो चिल्ली और पेरू ये दोनों के दोनों अर्जेंटीना के पास हैं, और चिल्ली है, पेरू है, अर्जेंटीना है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो मेरे दोस्त, चिली और पेरू के अंदर जब आलू की उत्पत्ति हुई, तो बच्चों आलू का जो केंद्र बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो पेरू के अंदर, और पेरू जो है बच्चों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, 1971 1971 के अंदर। ठीक है, तो पेरू देश के अंदर ही आलू सबसे पहले उगाया गया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, भारत के अंदर सबसे पहले आलू कौन से लोग लेके आए थे, फटाफट बताएगा। नहीं, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताएगा बच्चों। भारत में सबसे पहले जो आलू लेके आए थे वो कौन से लोग लेके आए थे,
हाँ, तुम्हारे घर तो बच्चों घर वाले लेके आते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि सब्जी के क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो मेरे दोस्त 3 टाइम जो है ना अच्छे से सब्जी पकी पकाई मिल जाती है। आलू कौन लेके आए थे बेटा? आलू लेके आए थे पुर्तगाली। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत के अंदर आलू लेके आए थे, ठीक है। और आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चिली और पेरू देश के अंदर। और पेरू के अंदर ही 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे दोस्त पोटैटो सेंटर आलू के अंदर स्थापित किया गया था। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पशुधन अनुसंधान संस्थान की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पशुधन अनुसंधान संस्थान जो है, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो आप लोग यहाँ ऐसे रिलेट रख सकते हो कि पशु कौन पालते हैं? गरीब लोग, यानी कि किसान। किसान बेचारा गरीब ही है, ठीक है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से सरकार की मार, क्योंकि उसको भाव नहीं मिल पाता तो बेचारा गरीब रह जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ याद रखेंगे कि पशु गरीब पालते हैं, गरीब हमारा बेचारा किसान है। तो गरीब लोग कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका बच्चों सबसे गरीब महाद्वीप है। तो केन्या जो देश है वो कहाँ पर है आपका? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही, ठीक है। और पशुधन अनुसंधान संस्थान 1994, 1994 के अंदर। बच्चों बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1960 के अंदर। और ये आप लोगों को याद रखना है, मनीला में। फिलीपींस देश की राजधानी है ना मनीला। फिलीपींस देश की कैपिटल है बेटा मनीला। यहां पर वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बच्चों श्रीलंका के अंदर 1985। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल प्रबंधन संस्थान कहां पर? श्रीलंका के अंदर। बच्चों विश्व मछली केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? विश्व मछली केंद्र मलेशिया के अंदर, ठीक है। तो विश्व मछली केंद्र कहाँ? मलेशिया के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बच्चों, ये आपका श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है, श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी है कोलंबो, यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेतीबाड़ी से संबंधित इंस्टीट्यूट, ठीक है। बस इतना तुम याद रख लोगे तो खेतीबाड़ी से तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी? मिट्टी की। हेडिंग डालिएगा, सोयल ऑफ इंडिया। बेटा भारत की मिट्टी। आपसे मैं पूछूं क्या होती है मिट्टी, कैसे होता है इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्व योगदान देते हैं? तो बच्चों मिट्टी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मिट्टी या सोयल की डेफिनेशन बता रहा हूं। हालांकि डेफिनेशन कभी पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। बच्चों पृथ्वी का जो सरफेस भाग है ना, पृथ्वी की जो सतह है, सतह का मतलब सरफेस, इस पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले छोटे, यानी कि स्मॉल, मध्यम यानी कि मीडियम, मोटे, कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक।
और अकार्बनिक नॉन ऑर्गेनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। ठीक है बेटा, पृथ्वी की सतह के ऊपर आपको जो छोटे मध्यम मोटे तत्व मिलेंगे, उन तत्वों में या तो कार्बन होगा, तो कार्बन होगा तो उनको कार्बनिक बोल देंगे, या उनमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा तो उनको हम अकार्बनिक बोल देंगे। तो इन छोटे मध्यम मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक जो एलिमेंट होंगे, इनका जो मिक्सचर होगा बच्चों, उस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी की ये डेफिनेशन होती है। हालांकि बच्चों डेफिनेशन आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ सोयल क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ सोयल क्या कहलाता है, यानी कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बच्चों जो अब हम अपने भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे, तो ये मिट्टी का जो अध्ययन है वो कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है मिट्टी का अध्ययन? पेडोलॉजी कहलाता है बेटा। हिंदी में बोलते हैं इसको मृदा विज्ञान। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि फॉर्मेशन ऑफ सोयल, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोयल यानी कि मिट्टी का निर्माण, तो आपको याद रखना है कि मिट्टी का जो निर्माण होता है बेटा, वो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के टूटने से ही क्या बनती है? आपकी मिट्टी बनती है। क्या बनती है? मिट्टी। बच्चों ये जो हम मिट्टी मिट्टी सोयल पढ़ रहे हैं, आपसे यदि कोई पूछ ले कि ये सोयल जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोयल जो है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन शब्द है बच्चों। और इस लैटिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है फरस यानी कि फ्लोर, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? फ्लोर यानी कि फरस। ठीक है, और एक लैटिन वर्ड है सोलम, सोलम से मेरे दोस्त ये सोयल बना है। तो लैटिन वर्ड सोलम से मेरे बच्चों सोयल बना है, और सोलम का मीनिंग होता है फ्लोर यानी कि फर्श। क्या होता है? फर्श। ठीक है ना। हम बात करें मेरे बच्चों कंपोजिशन ऑफ सोयल की, मिट्टी के संगठन की, फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई अमित, जरूर जरूर मेरे दोस्त, ठीक है ना, जरूर प्रोवाइड मैं आप लोगों को करवाऊंगा दोस्त। ठीक है, सर जी ये बिना लिखे याद कैसे होंगे? बेटा आपको लिखने हैं ना, जैसे मैं पीडीएफ आप लोगों को अब दूंगा, तो आप अपने हाथों से फिर उसके अच्छे अच्छे नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ में रिसर्च इंस्टीट्यूट दूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बहुत आसानी से याद हो जाएं उनको आप सबसे पहले लिखो। ठीक है, जिनकी रिवीजन अपने को 3 से 4 बार करनी पड़ेगी उनको बाद में लिखो। तो पहले आज आप इनको याद करने की कोशिश करो। जितने भी मैंने आप लोगों को 50-55 रिसर्च इंस्टीट्यूट बताए हैं, उनमें से आपके 10-15 याद हो जाएंगे। तो 10-15 यदि आपके याद हो जाएंगे तो कल उनको बिना देखे लिखो आप। ठीक है,
और आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक हेडिंग डालनी है, भारत के मुख्य कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके ठीक नीचे आपको लिखना है सिर्फ गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, दलहन अनुसंधान केंद्र। तो बच्चों फिर अनुसंधान केंद्र भी मत लिखो, दलहन के आगे लिख दो सीधा आप कानपुर, तिलहन के आगे लिख दो हैदराबाद, इस तरीके से। ठीक है विक्रम सिंह भाई, जो बच्चे इंग्लिश में मांग रहे हैं ना, तो इंग्लिश वाले बच्चों को फिर मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को और हिंदी वाले बच्चों को, दोनों को ये पीडीएफ जो है ना वो कल प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को तैयार करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इनका भी छोटा रूप बना के दे दूंगा मैं आपको, वरना तुम बार बार इतनी लंबी लंबी लाइनें पढ़ पढ़ के थक जाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे बस, मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, मसाला कालीकट, गन्ना लखनऊ, सब्जी वाराणसी, इतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलेगा, आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। चलेगा, ये आज भी प्रोवाइड करा दूंगा, ना टेंशन लो तुम। कल की पीडीएफ में भी मिल जाएंगे और आज की पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है लगभग आपकी 15-16 या 17 तारीख के आसपास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दो दो टॉपिक और मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, एक टॉपिक हम जलवायु और वन पढ़ेंगे, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे उद्योग धंधे, और यदि तुम परमिशन दे दोगे तो एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट और पढ़ लेंगे।